हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये टॉपिक्स हैं। ये चार टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से है सबसे पहले अजम्पशन इन सोम। सोम में क्या क्या अजम्पशंस लिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, वो है। टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने प्रकार के होते हैं हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ टाइप्स ऑफ लोड लिखा है तो आप ये मत सोचिएगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड था कि लोड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, दिशा के आधार पे, डायमेंशन के आधार पे, जो एक्सटेंड ऑफ लोडिंग यानी कि लोड को कितना बढ़ा के या कम करके जो लोड लगते हैं वो, फिर वेरिएशन और टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो वो क्लासिफिकेशन था। ये टाइप्स है उसके कि लोड लोड के कौन कौन से टाइप्स है वो अभी हम देखेंगे। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, जो मटेरियल है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है वो हम देखेंगे। जैसे इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, है ना, वो सारी चीज़ें। फिर एक और टॉपिक आता है क्रीप। तो ये चार टॉपिक आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। और मैं कोशिश करूँगा कि इजी से इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ, और कोशिश करूँगा जो भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड, पहला हम लोग पढ़ेंगे अजम्पशन इन सोम। अजम्पशन, अजम्पशन। ठीक है, तो अजम्पशंस पढ़ेंगे, अजम्पशंस, है ना। जो पहला अजम्पशन हम लोग पढ़ेंगे वो है कि हमारी जो बॉडी है शुड बी डिफॉर्मेबल। द बॉडी शुड डिफॉर्मेबल, बॉडी शुड बी डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल एंड जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी एक बार, अब ये पहले समझ लेते हैं इसको, डिफॉर्मेबल को समझ लेते हैं कि बॉडी डिफॉर्मेबल का होने का क्या मतलब है। बॉडी का डिफॉर्मेबल होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कोई रबर है, रबर, ये, ठीक है, और हमने इस तरफ से इसको पुश किया और इस तरफ से भी हमने पुश किया। पुश करने, ये पहले बता दें कि ये इनिशियल इसका शेप है, इनिशियल शेप मतलब शुरुआत का शेप, इनिशियल शेप। ठीक, अब हमने लोड लगाया, ये हमने लोड लगा दिया दोनों तरफ से, दोनों तरफ से लोड लगाया। अब ये इस तरफ की ओर दबेगा और ये इस तरफ की ओर दबेगा, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है कि साइड साइड से दब जाएगा और इधर इधर से उठ जाएगा, ऊपर ऊपर से, है ना। तो ये फाइनल शेप हो गया, फाइनल शेप। तो क्या हुआ, इनिशियल शेप का मतलब शुरुआत में जैसा था शेप वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इस पे लोड लगा। लोड लगने की वजह से ये पहले जिस तरह का दिखता था अब वैसा नहीं दिख रहा है, फाइनल शेप इसका चेंज हो गया है। तो इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्म हो गया, बदल गया, इसमें बदलाव आ गया, है ना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है डिफॉर्मेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर नॉन डिफॉर्मेबल होगी, मान लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं ताकि कंपेयर करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हम इसको मान लेते हैं कि ये है स्टोन, स्टोन मान लेते हैं। अब हम लोग ये हर तरफ से लोड लगा रहे हैं, हर तरफ से, ठीक है, इधर से भी लगा रहे हैं, उधर सारी तरफ से। लेकिन लोड कितना लगा रहे हैं, इतना जितना इस पे लगा रहे थे पी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, रफ एग्जांपल है बस। अब जितना इस पे लोड लगाए ऊपर वाले में, इसमें तो चेंज आ गया। लेकिन जब आप स्टोन पे लोड लगाओगे तो इसमें चेंज नहीं आएगा। उतना, इतना लोड लगाने से जितना हमने रबर में लोड लगाया था, इसको हम रबर मान लेते हैं, रबर मान के अगर हम देख इसको चलें तो इसमें जितना चेंज आ गया उतना चेंज इसमें नहीं आएगा, इसमें कहीं चेंज वेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टोन है, ये झेल जाएगा। इसमें जो चेंज लाने के लिए आपको एक इसके ब्रेकिंग पॉइंट तक इसको लेके जाना होगा, वो अलग मेथड है, अलग चीज़ है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले यहाँ पे रहते हैं। तो ये बात है, ठीक है, डिफॉर्मेबल और नॉन डिफॉर्मेबल समझ में आ गया।
चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है। तो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर एक बार हमने लोड लगा दिया और जब तक लोड लगा हुआ है तब तक इसमें जो है बदलाव देखने को मिले, किसी भी बॉडी में बदलाव देखने को मिले। ठीक है। जब तक बॉडी अंडर लोड है, अंडर जो स्ट्रेस है, तब तक जो है उसमें चेंजेस दे होते रहेंगे। उसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। ऐसे मैं लिख देता हूँ डिफॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये पहला अजम्पशन था। तो हम लोगों ने पहला अजम्पशन पढ़ लिया। दूसरा अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन नंबर बी। ठीक है। अजम्पशन बी क्या है कि हम लोगों को जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस मतलब जो अ, बल है ना, उसको उसमें क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं, कौन से फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं, कौन से नहीं। तो पहले हम लोग जो अजम्पशन दूसरा है उसमें हम लोग कंसीडर सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स सरफेस फोर्स एंड नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट सेल्फ वेट, सेल्फ सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हम इसको समझने की इंस्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रक्चर। ठीक। अब इसमें समझते हैं हम लोग कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि ये एक मान लेते हैं बीम है हमारी। ठीक है। बीम है, ये बीम है। अब इस पे हमने क्या बोला, सरफेस फोर्स को कंसीडर करना है। अब ये यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉलम है। तो सबसे पहले ये कि जो इसका सेल्फ वेट है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। यानी कि इस पूरे 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 बीम का खुद का भार होगा। जो खुद का भार है वो कहीं नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, मान लेते हैं डब्लू लग रहा है। तो हमें इसके भार को नेग्लेक्ट कर देना है, इसके भार को कंसिडर नहीं करना है अपने कैलकुलेशन में, अपनी डिज़ाइनिंग में। ठीक है। हमें इसके भार को कंसिडर नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरा, सिर्फ सरफेस फोर्स को हमें कंसिडर करना है। यानी जितनी फोर्सेस सरफेस पे लगेगी, अब अगर सरफेस ऐसे इस पे लग रही है, इस तरह से फोर्सेस। ठीक है। पी 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 किलो न्यूटन, पी किलो न्यूटन। ठीक है। किलो न्यूटन, किलो न्यूटन ऐसे। तो इन ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इनको कंसीडर किया जाएगा सरफेस पे लगने वाले। अब ये जो है 2D शेप में है तो हम लोग को लग रहा है कि सरफेस नहीं है। पर अगर इस तरह से हम बना दें इसको, तो ये क्या सरफेस पे लग रहा है, ये सब कुछ सरफेस पे आ रहा है ना। तो इसी को कहते हैं सरफेस फोर्स। तो सरफेस फोर्स को हम इसमें कंसीडर करते हैं, लेकिन जो सेल्फ वेट होता है स्ट्रक्चर का वो इसको बने रहने देते हैं, सही रहेगा। सेल्फ वेट जो होता है स्ट्रक्चर का वो नेग्लेक्ट रहता है, और जो हाँ, जो सरफेस फोर्स है उसे सिर्फ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अगले पे हम देखते हैं, है ना। अगला है हमारा सी। तो इसमें जो है कि जो हमारी बॉडी होनी चाहिए, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बॉडी की बात कर रहा है कि द बॉडी शुड बी शुड बी होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। अब यहाँ दो शब्द आ गए, एक होमोजीनस आ गया, एक आइसोट्रोपिक आ गया। चलो देखते हैं क्या है। देखो भाई, जो होमोजीनस का मतलब हम लोग पढ़ते आते हैं कि ये सेम मटेरियल से मिल के जो बना हुआ सब्सटेंस होता है उसी को हम होमोजीनस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है वहाँ थोड़ी सी अलग है सोम में। होमोजीनस का मतलब है होमोजीनियस। ठीक है। यहाँ पे जो होमोजीनस का अर्थ है, यहाँ पे ये कहता है कि मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है।
या कोई बॉडी है, कोई बॉडी मास है, ऐसे लिख देते हैं बॉडी मास, ये एक बॉडी मास है। ठीक। अब इस बॉडी मास के अंदर अगर हम अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करें, अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें, और इस अलग अलग पॉइंट के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर और इधर, हमने क्या कहा कि एक बॉडी मास है, एक बॉडी है जिसके अलग अलग पॉइंट्स पर, किस अलग अलग पॉइंट्स के किसी एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो, मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो, तो उसे हम होमोजीनस कहेंगे। यानी मान लेते हैं कि ये एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, ये जेड डायरेक्शन बना देते हैं। ठीक है, ये ठीक। तो हम अगर इस डायरेक्शन में जाएं, इस एक्स डायरेक्शन में जाएं, तो एक्स डायरेक्शन में जितना मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो सब सेम हो, तो उसे हम होमोजीनस कहते हैं। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर होनी चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स लिए सब में सेम आए, हर एक अलग अलग पॉइंट्स पर एक डायरेक्शन में सेम आए, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनस। क्या वाई डायरेक्शन में? बिल्कुल वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन सारे पॉइंट्स पर वाई डायरेक्शन में, सारे पॉइंट्स पे अगर वाई डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं तो हम एक्स डायरेक्शन फिर नहीं चूज़ करेंगे कि इस वाले, एक मिनट ऐसे दिखाता हूँ, इस वाले डायरेक्शन में तो भैया हमने वाई ले लिया, इसमें हम एक्स ले रहे हैं, तब ये गड़बड़ हो जाएगा, तब ये गलत है। ठीक है, हमको उसी डायरेक्शन में लेना है जिसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। खैर, अगला है आइसोट्रॉपिक। का मतलब क्या है आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि जैसे कोई, फिर से हम बॉडी मास ले लेते हैं, ये बॉडी मास है, इसमें क्या है कि किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जितनी भी अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, या कहें कि जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन आप बना सकें, मैं दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, जितनी भी अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन होंगी, इसमें जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट आप बॉडी का मान लीजिए, और उस पॉइंट से उस अलग अलग डायरेक्शन में अगर बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, तो बॉडी हमारी आइसोट्रोपिक कहलाती है। इसमें क्या था होमोजीनस में और इसमें आइसोट्रोपिक, डिफरेंस कैसे समझे? बहुत सिंपल डिफरेंस है कि इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स मान रहे थे, इसमें सेम पॉइंट्स मान रहे हैं। इसमें एक डायरेक्शन था, एक डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर रहे थे, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा अजम्पशन। कौन कौन सा हुआ है? डिफॉर्मेशन, ये ठीक है, ये हो गया, और होमोजेनस आइसोट्रोपिक। ठीक। अगला जो आता है डी, कि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस को, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कंसिडर करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन शुड बी कंसिडर्ड, विल, हाँ शुड भी रखते हैं, शुड, engineering stress strain would be considered, but true stress and strain is neglected। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका भाई, कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है और ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है? पहले तो हम ये समझ लें, ये जानने की ज़रूरत है हमें, है ना? क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो भाई हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। तो इसको एक छोटे से फॉर्मूले से हम समझते हैं। वैसे स्ट्रेस स्ट्रेन अभी जो जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन का, उसमें हम समझ लेंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है क्या, स्ट्रेन क्या है?
मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे हमने लगाया लोड, ठीक। जब इस पे हमने लोड लगाया पी किलो न्यूटन का, तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ ये ऑब्जेक्ट होना चाहेगी वो होगी डिफॉर्म होना चाहेगी, सबसे पहले डिफॉर्म होना चाहेगी, है ना। सबसे पहले टूटना चाहेगी, मुड़ना चाहेगी, बेंड होना चाहेगी, है ना, ट्विस्ट होना चाहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा, होना चाहेगी मतलब, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है इसी को स्ट्रेन कहते हैं, सोम की भाषा में स्ट्रेन कहते हैं। पहली चीज़ तो हमने क्या समझा कि बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने फोर्स लगाया, एक हमने फोर्स लगाया पी किलो न्यूटन का, बॉडी थी, तो डिफॉर्म होना चाहिए, और डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक। इतनी बात हम लोग समझ लिए। अच्छा, अब बॉडी तो डिफॉर्म होना चाहती है, लेकिन सॉरी, जो लोड है वो बॉडी को डिफॉर्म करना चाहता है, लेकिन बॉडी रेजिस्ट करेगा, ठीक है। बॉडी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, बॉडी जो है, बॉडी रेजिस्ट करेगा। किस में रेजिस्ट करेगा, तो डिफॉर्मेशन का रेजिस्ट करेगा, डिफॉर्म नहीं होना चाहेगा, डिफॉर्मेशन, ठीक है। रेजिस्ट करेगा किसका, डिफॉर्मेशन का रेजिस्टेंस करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये कहाँ होगी, ये बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पे होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर 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 गड़बड़ हो गया, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, ठीक, ठीक है, हाँ। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है बॉडी का, किसी फोर्स का, किसी फोर्स के प्रति, क्या कहेंगे, किसी फोर्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। ये बॉडी अपने अंदर अंदर से जनरेट करती है, खुद से जनरेट करती है। तो इसीलिए हमारी बीम अपनी जगह पे रुकी रहती है, कोई भी चीज़ अपने स्थान पर रुकी रहती है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है जो लोड उस पर लग रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गया इसका पहला चीज़, स्ट्रेस का, है ना। तो डिफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा, और जो रेजिस्टेंस है उस डिफॉर्मेशन का, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब बात, एक क्वेश्चन आएगा इसमें कि पहले क्या आता है, तो बहुत सीधी सी बात है, पहले स्ट्रेन ही आएगा, पहले डिफॉर्मेशन आएगा, फिर डिफॉर्मेशन को बचाने के लिए स्ट्रेस पैदा होगा, अपने अंदर से, बॉडी अपने अंदर से पैदा करती है स्ट्रेस। अगर इंसान के ऊपर लोड रख दिया जाए, ऐसे लोड रख दिया गया 100 किलो का, ठीक, ये इसके ऊपर है मान लेते हैं, ठीक है। तो या तो ये ऐसे पचक जाएगा, या तो ऐसे ये पचक जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये चाहता है कि ये ऐसे पचके ना, पिचके ना अपनी जगह पे, तो इसको रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होगी, इस लोड, जितना लोड ये इसको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे रेजिस्टेंस देना होगा। ये लोड क्या कर रहा है, इसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, नीचे स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है, इसी को कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। लोड क्या कर रहा है, इसे खराब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए कि इसकी बॉडी को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो जो डिफॉर्मेशन है, जो खराब कर रहा है, उसी को कहते हैं स्ट्रेन। और अपनी बॉडी को सेव करना चाह रहा है, और ये सेव कब होगा, जब अंदर से स्ट्रेस आएगा, अंदर से ताकत लगाएगा इंसान, तो यही हमारा स्ट्रेस कहलाता है। अंदर से जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब इतनी देर में तो आप समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। बहुत सिंपल सा है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम समझ गए। चलिए, स्ट्रेस स्ट्रेन समझ में आ गया होगा, तो हम देखते हैं अगला एजम्पशन क्या था। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वुड बी कंसीडर बट ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड। तो इन सबसे पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला देखते हैं, हम फॉर्मूले से समझ लेंगे कि क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब लोड तो हमें पता है क्या है, ये यही लोड है हमारा, ये लोड है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अभी हम क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यहाँ देखते हैं। ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट है, और हम इसको थोड़ा 3D में देखने की कोशिश करेंगे, एक सेकेंड।
ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन, अब इसमें क्रॉस सेक्शन क्या है, तो ये जो पार्ट है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, साइड व्यू जो होता है किसी भी बॉडी का, उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या इसके अंदर क्रॉस सेक्शन हो सकता है? अरे यार, ये इस तरह से, क्या ये है? बिल्कुल है। अगर हम आरी से इसको काट दें, मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, काट दें तो ये दो पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। जल्दी जल्दी बना लेते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये जो पार्ट हो गया, अब ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है। इस तरफ अगर इधर से देखें, इस तरफ यहाँ पे ये भी क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन क्या है? ये पार्ट है किसी भी बॉडी का, क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, ठीक, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। अब मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इस पे लोड लग रहा है। ठीक है, लोड है, पी किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इस एरिया पे जितना लोड लग रहा है पर यूनिट एरिया, अगर हम मान लें कि ये 1 है इसकी लेंथ और 1 विड्थ है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पी किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसी को कह रहे हैं कि लोड पर यूनिट एरिया, ये इसका डायमेंशन भी हो गया। पी अपॉन एम स्क्वायर नहीं होना चाहिए वैसे, ये इस तरह से नहीं होगा, उसका पूरा एक होगा, उसका अलग है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेस कहलाता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बारे में। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है कि लोड अपॉन लोड, लोड रहेगा, और इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अगर हम किसी पे लोड लगा रहे हैं तो जिस पे लोड लग रहा है, जिस एरिया पे, उसी को कहते हैं इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी समझ में आ जाएगा। एक हो, दूसरा आता है ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस मतलब लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये इससे समझ में आ जाएगा पूरी चीज़। इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये है कि जहाँ पे लोड लग रहा है उसके एक एक पॉइंट पर जितने में उसका इफेक्ट जा रहा है लोड का, वो उतना क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ट्रू स्ट्रेस कहलाएगा। मतलब ये पूरा फॉर्मूला लेकर के ट्रू स्ट्रेस कहलाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में? यहाँ इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब हमने एक अपने कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ये इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं। क्योंकि इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ का एक एक पॉइंट पर कितना क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना लोड लग रहा है उसके बारे में बात कर रहा है ना। तो ये मुमकिन नहीं है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते इसकी वैल्यू, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ट्रू स्ट्रेस को, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को ही कंसिडर करते हैं, ताकि हम लोग की कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये है, तो हमारा ये अगला जो एजम्पशन था स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये हो गया। ठीक है, तो ये 4 एजम्पशंस हैं हमारे, सोम के 4 एजम्पशंस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड की। टाइप्स ऑफ लोड हम यहीं पे देख लेते हैं कि कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ लोड। तो, तो जो लोड होता है वो होता है, लोड में सबसे पहला आता है पॉइंट लोड। पॉइंट, या फिर ऐसे ही लिखते हैं, रुको, जैसे लिख रहे थे। ठीक है,
दूसरा क्या था? टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, ठीक। इसमें क्या है सबसे पहले? इसमें है सबसे पहले हमारा पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, ठीक है। और इस पॉइंट लोड को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या होता है? पॉइंट लोड, पॉइंट लोड होता है कि अगर किसी एरिया पर, किसी कोई एरिया है और उस पे अगर उस एरिया के मुकाबले जो लोड लग रहा है वो बहुत छोटे एरिया में लग रहा है। ये जो एरिया है, ये मान लेते हैं बहुत बड़ा एरिया है, और जो ये लोड लग रहा है वो बहुत छोटे एरिया में लग रहा है, बस इतने एरिया में ही लग रहा है। तो इस एरिया, बड़े एरिया के मुकाबले जो लोड है वो बहुत छोटे एरिया में लग रहा है, इसीलिए इसको पॉइंट कंसीडर किया जाएगा कि ये एक छोटे से पॉइंट पे लग रहा है। अब एग्जांपल के तौर पर, जो मेरा एग्जांपल है आमतौर पे हम लोग देख सकते हैं अपनी लाइफ में, वो है इलेक्ट्रिक पोल्स का। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पर हम लोग देखें कि इस तरह से एक इलेक्ट्रिक का पोल लगा होता है ना। इस तरह से जाता है, इस तरह से, फिर यहाँ पे लगा होता है, ऐसे ऐसे, से तार जाती इस तरह से, ऐसे तार जाती इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो अब ये जो अर्थ है भाई, इसका लंबाई चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या इसका लंबाई चौड़ाई यानी कि, या फिर कहें कि डायमीटर ज़्यादा है? नहीं। तो ये लग कहाँ रहा है? अर्थ के मुकाबले ये पॉइंट लोड कहलाएगा, ठीक है। तो पॉइंट लोड की परिभाषा ये है, ठीक। इसी को कॉन्सेंट्रेटेड लोड, मतलब एक ही जगह कंसंट्रेटेड है ये लोड, इसीलिए इसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया पॉइंट लोड। दूसरा आता है यूडीएल। यूडीएल, टीएल, इसे फुल फॉर्म जो है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका क्या मतलब है कि एग्जांपल समझेंगे ये भी, कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक बीम है और इस पे हर एक जगह पे लोड लग रहा है, हर एक पूरे एरिया पे लोड लग रहा है, ठीक है। और इस सारे जो लोड लग रहे हैं सबका जो मैग्नीट्यूड है वो पी किलो न्यूटन है। सबका, सबका पी किलो न्यूटन है। इसका भी पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी किलो न्यूटन, इसका भी पी किलो न्यूटन, इसका भी, रुको इसको थोड़ा जूम इन करके करते हैं, ठीक है। पी किलो न्यूटन, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, पी किलो न्यूटन, इसका भी है किलो न्यूटन, इसका भी किलो न्यूटन, पी किलो न्यूटन, पी किलो न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे में ये पूरा जो लोड कहलाएगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसमें तीन वर्ड हैं, यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूटेड और लोड। तो जो यूनिफॉर्मली है इसका मतलब ये है कि इस पूरे सरफेस एरिया पे, बीम के पूरे सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूनिफॉर्मली का मतलब ये भी है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह सेम है, हर एक जगह सेम है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और क्या है ये एक लोड है, इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। फिर आता है एक तीसरे तरह का लोड जिसको कहते हैं हम लोग यू वी एल। यू वी एल बन गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लोड, इसमें भी तीन टर्म है। यूनिफॉर्मली सेम बात है कि यूनिफॉर्मली पूरे जो है बीम पर, मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे दीवार है, और इस पे लोड लग रहा है, लेकिन ये जो लोड है कुछ इस तरह से लग रहा है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं, इसको सही से बना लेते हैं और अच्छे से। ये बीम है मान लेते हैं, हम बीम को सामने से देख रहे हैं और इस पर कुछ इस तरह से लोड लग रहा है। एक ट्रायंगल का शेप है, ठीक है। बेसिकली एक ट्रायंगल का शेप ये बनाता है, कहीं पे कहीं
इस तरह से एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और एक पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली वैरिंग हो रहा है, यूनिफॉर्मली जो है इसमें वैरी कर रहा है लोड। यहाँ पे कुछ है लोड, फिर उसके बाद कुछ है, फिर उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड का है, यहाँ पे कुछ, यहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है। ऐसे लोड को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक वेरिएशन देखने को मिल रहा है लोड का। ठीक, यहाँ ज़ीरो तो यहाँ मैक्सिमम। ठीक है, तो इसी करके कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो टाइप्स ऑफ लोड हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर कभी कभी पूछ लेता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम होता है, वो थोड़ा रेक्टेंगल शेप का बनता है, क्योंकि ये हर जगह यूनिफॉर्म होते हैं। तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप का बनता है, ये समझने के लिए है बस। और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, उसका ट्रायंगल शेप का बनता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप का। तो ये एक तुरंत पकड़ में आने वाली चीज़ है, तुरंत देखने वाली चीज़ है, कि देखने में तुरंत आ जाए कि हाँ ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्या टॉपिक बचता है? अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखते हैं। थर्ड, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। एक सेकेंड, हाँ, पहला क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। दूसरा पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी। सिटी। तीसरा पढ़ेंगे डक्टिलिटी। ठीक है, चौथा पढ़ेंगे हार्डनेस। पांचवा होगा हमारा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी। और छठा हम पढ़ेंगे टेनेसिटी। टीनेसिटी। अगला हम पढ़ेंगे टफनेस। अगला हम पढ़ेंगे सात आठ ब्रिटलनेस। देखो डक्टिलिटी के बाद ही पढ़ना चाहिए था, चलो ठीक है, ब्रिटलनेस। ठीक, एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, हार्डनेस को। यहाँ ले आते हैं और ब्रिटलनेस को यहाँ पे। ये ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो हम इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे रेजिलियंस। रेजिलियंस, ठीक, इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। वैसे कल के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था इलास्टिसिटी, बट फिर भी हम लोग एक रिकॉल कर लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर किसी बॉडी पर लोड लगाया जाए, ठीक है, और लोड लगाने पर बॉडी डिफॉर्म हो जाए, बट हम जब लोड हटा दें, बाय रिमूवल ऑफ लोड, बाय रिमूवल ऑफ लोड, जो हमारा बॉडी है जो हमारी बॉडी है, बॉडी
अपनी शेप और साइज वापस पा ले, बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी, या इस प्रॉपर्टी की, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि बॉडी है, बॉडी पे लोड लगा, बॉडी डिफॉर्म हुई, बॉडी पर जब तक लोड लगा तब तक डिफॉर्मेशन आया, जैसे हमने लोड को हटा लिया वैसे ही बॉडी अपनी ओरिजिनल जो शेप और साइज था उसे वापस से पा ली। जैसे स्प्रिंग होता है, एक लिमिट तक आप लगाएंगे तो दबाना हो तो दबेगी, खींचना होगा तो वो खींचता है, लेकिन जैसे ही लोड छोड़ देते हैं, जैसे ही लोड आप हटा लेते हैं, वैसे ही वो भैया अपने पुराने शेप में वापस लौट जाता है ना। तो ये इसका कहने का मतलब ये था। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है थोड़ा सा प्लास्टिसिटी। क्या करना है हमें, फिर से वही काम करेंगे, बॉडी लेंगे, उस पर लोड लगाएंगे, बॉडी यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लोड लगाए, लोड से उसमें डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेबल आया, डिफॉर्म हुआ, बाय रिमूवल ऑफ लोड, बाय रिमूवल यानी लोड हम हटा रहे हैं अब, रिमूवल ऑफ लोड, जो बॉडी का शेप और साइज है, बॉडी डज नॉट रीगेन, यानी कि वापस से गेन नहीं करेगी, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अपनी शेप और साइज को फिर से रिगेन नहीं कर पाएगी प्लास्टिसिटी के अंदर। प्लास्टिसिटी का ये डिफिनीशन है कि भैया बॉडी अगर है तुम्हारे पास या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पर हम लोड लगा दिए, बॉडी डिफॉर्म हुई, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ, लेकिन जैसे ही हमने लोड को वापस से हटा दिया, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं लौटेगी। ठीक है, तो ये है। फिर बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी क्या होता है, ये किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम मटेरियल को खींचें तो उसमें खिंचाव हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की टाइप है, लेकिन कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है कि मटेरियल है, मटेरियल यानी बॉडी ही ऑब्जेक्ट, उसको हमने खींचा, उसको हमने खींचा, टेंसाइल फोर्स से हमने खींचा, स्प्रिंग है, खींचा, ठीक, खींचेगा, उसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड, खींचा उसको, तो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये एक्सपेंशन तब तक होना चाहिए, बहुत ही वो है कि ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सपेंशन कहाँ तक होना चाहिए। जहाँ तो जो एक्सपेंशन है वो हमारा फ्रैक्चर होने से पहले का हो, फ्रैक्चर होने से पहले, फ्रैक्चर होने से पहले तक खींचे, से पहले, तो ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। फिर से एक बार हम इसको समझते हैं कि हमने एक मटेरियल लिया, ये मटेरियल मान लिया, इसको हम खींच रहे हैं, तो ये खींच रहा है, इसमें खिंचाव हो रहा है, मान लेते हैं कुछ, इसको इस तरफ आते हैं, तो ये कुछ इस तरह से और खींचा, ये इस तरह से खींचा, लेकिन कहाँ तक खींचेगा, जहाँ तक ये जो है सह सके। ठीक है, तो वो लिमिट होनी चाहिए, इसकी एक लिमिट होगी कि जहाँ तक ये खींच सकता है, उस लिमिट के बाद ये नहीं खींचेगा, इसमें भी क्रैक्स आ जाएंगे, ये भी टूट जाएगा। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि डक्टिलिटी क्या शो करता है, डक्टिलिटी का मतलब क्या है, डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी बॉडी को अगर हम खींचें तो फ्रैक्चर होने से पहले जितना वो बॉडी एक्सपेंशन को बियर कर ले जाए, उसी को मटेरियल का डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ब्रिटलनेस के बारे में। ब्रिटलनेस क्या होता है, इसका एग्जांपल वही स्प्रिंग वाला है डक्टिलिटी का। ब्रिटलनेस का क्या है, तो ब्रिटलनेस का मतलब है कि अगर कोई मटेरियल है, उस पर अगर हमने लोड लगा दिया, लोड लगाया, तो वो
बियर ही नहीं कर सकती वो लोड, वो बहुत जल्दी ही टूट जाए, लोड को बियर ही ना कर सके। कांट बियर द लोड, तो उसी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं, मटेरियल का ब्रिटलनेस होना। एग्जाम्पल्स क्या होता है इसका? सबसे एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल होता है चॉक, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट इस सब का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। चॉक को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से चॉक दिखती है वाइट कलर की। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाएं, इसको इस डायरेक्शन में घुमाएं, तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगी, इस तरह से ऐसे टूट जाएगी, है ना, इस तरह से टूट जाएगी। तो ये जो टूटना होता है, जो है एक चट सी आवाज़ आती है ना। और बिस्किट भी सेम हाल होता है, बिस्किट भी का सेम हाल होता है, अगर ऐसे हमने घुमा दिया तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ब्रिटल फेलियर, या कहें ब्रिटलनेस, मटेरियल का इसे शायद भंगुरता कहते हैं हिंदी में, भंगुरता, है ना। तो ये है, तो ये हो गया। बात करते हैं, हम्म, एक सेकेंड, हाँ, अब बात करेंगे मेलेबिलिटी के बारे में। मेलेबिलिटी है क्या, ये होती क्या है? मेलेबिलिटी का मतलब है किसी मटेरियल को थिन शीट में, थिन शीट में चेंज कर देना, थिन शीट के नहीं, थिन शीट में चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। थिन शीट में चेंज कर लेना उसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टील की जो स्टील का हम लोग देखते हैं चादरें बनती हैं, ठीक है। उसको एक छोटा सा स्टील का टुकड़ा होता है, और हथौड़ी से इसको पीट पीट के ऐसे चपटा कर लेते हैं, एकदम पतला होता है, तो फिर भी चौड़ा दिख रहा है ये, लेकिन उसे बहुत पतला बनाते हैं, थिन शीट में बदल देते हैं। तो यही मटेरियल, जो मटेरियल थिन शीट में चेंज की जा सके, वो मटेरियल उतना ही मेलेबिलिटी शो करता है, उतना ही मेलेबल होता है, ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए, ठीक है ना। हाँ, तो अब इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं टीनेसिटी। तो टीनेसिटी का क्या मतलब होता है? टीनेसिटी का मतलब है कि मटेरियल मटेरियल के ऊपर अगर हम टेंशन लोड लगाएं, टेंसाइल लोड अप्लाई करें, टेंसाइल लोड अप्लाई करें, और उस टेंसाइल लोड को वो फेल होने से पहले तक झेल जाए, तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी को हम टीनेसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर हम फिर से हम समझ, तो टीनेसिटी, मटेरियल जो है बिना टूटे कितना टेंसाइल लोड झेल सकती है, उसे हम मटेरियल का टेनेसिटी कहते हैं, उतनी हमारी जो मटेरियल टेनेसिटी कहलाती है, ठीक है। क्या हमने कहा? टेनेसिटी का मतलब मटेरियल कितना टेंसाइल लोड झेल सकती है बिना टूटे, ठीक है, कितना बियर कर सकती है टेंसाइल लोड, मटेरियल टेंसाइल लोड कितना, जितना बियर कर सके, उसे हम कहते हैं टेनेसिटी। मटेरियल टेंसाइल लोड जितना बियर कर सके विथआउट फेलियर, विथआउट फेलियर, उसे हम कहते हैं टीनेसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टफनेस। ये टफनेस क्या होता है? टफनेस, अच्छा, टफनेस जानने से पहले हमें रेजिलियंस जानना पड़ेगा। रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिलियंस होता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक किसी मटेरियल, है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट तक किसी मटेरियल में जो स्टोर एनर्जी होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक मटेरियल में स्टोर एनर्जी
स्टोर, रुक जाओ इस तरह से ना लिखो, मटेरियल में वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक मटेरियल जो एनर्जी को स्टोर करने की इसकी जो क्षमता होती है उसे रेजिलियंस कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट तक है। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है वो आपको मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, है ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में मिलेगा प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में। अभी के लिए यही ध्यान में रखें। ठीक है, ठीक है। तो क्या हमने कहा कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक मटेरियल कितना एनर्जी को स्टोर करके रखता है उसे रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं टफनेस के बारे में। टफनेस क्या है कि फ्रैक्चर पॉइंट तक, ठीक है, मटेरियल में फ्रैक्चर पॉइंट तक, फ्रैक्चर फ्रैक्चर पॉइंट तक बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, फ्रैक्चर पॉइंट तक बॉडी में एनर्जी एनर्जी स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी, उसे हम टफनेस कहते हैं। ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का ये भी एक वो है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर समझेंगे तो वही तभी समझ में आएगा। एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ। ये है, ये है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। ये कुछ इस तरह से जाएगा, फिर ऐसे जाके ये फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जीरो जीरो, ये पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पॉइंट बी होगा, यहाँ कहीं पॉइंट सी होगा, ये होगा सी डैश, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं, इसको ई पॉइंट, और यहाँ लास्ट में एफ पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट्स क्या है, ये कर्व क्या है, ये जानते हैं थोड़ा सा वो हम देंगे आपको ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू दे देते हैं ताकि आपको इस रेजिलियंस और हार्ड टफनेस समझ में आ जाए, खासकर टफनेस समझ में आ जाए। रेजिलियंस तो थोड़ा सा पूरा कर्व जब समझ में आएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। खैर, तो अब हमने कहा कि ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व है हमारा माइल्ड स्टील कर्व, माइल्ड स्टील का कर्व है, माइल्ड स्टील का कर्व है। किस तरह का कर्व है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। यहाँ हम वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। एफ साइलेंट इस साइन को, स्ट्रेन को एस साइलेंस से हम डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम एफ साइलेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस को सिग्मा से। ठीक, ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, और ये जो कर्व बनता है ये हमारा माइल्ड स्टील का कर्व आता है जब हम इस पे टेंशन लोड लगाते हैं। सीटीएम एक मशीन आती है, ठीक है, कंपनी, सॉरी, सीटीएम नहीं, यूटीएम, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें क्या होता है कि बार लिया जाता है, बार यानी कि जो लोहे की छड़ होती है, स्टील बार जो होती है, उसको इस मशीन में रखा जाता है और खींचा जाता है, एक फिक्स फोर्स से खींचा जाता है, और उसके बाद यहाँ से टूट जाता है, कहीं से बीच में कहीं से टूट जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा कर्व प्राप्त होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ज़ीरो रहता है, हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेस ये बढ़ता है, ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो हम देखने को मिलता है कि हमें स्ट्रेन भी यानी कि डिफॉर्मेशन भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। इस तरह से ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ऊपर की ओर, और ये ए पॉइंट पर आएगा। अब हम पहले जीरो से ए पॉइंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीरो से ए पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है, जहाँ ये रेजिलियंस पे लिखा है ना प्रोपोर्शनल लिमिट, यही है। क्या है ये प्रोपोर्शनल लिमिट, अब यहाँ जान लेते हैं कि अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो ए तक हम लोड ले गए, ए पॉइंट तक मान लेते हैं, यहाँ तक लोड ले गए, और ये कुछ स्ट्रेन आ गया हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रेन आया। तो क्या होगा, जैसे ही लोड आप हटाएंगे यहाँ से, तो ये वापस से अपना जो शेप और साइज है वापस से गेन कर लेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है, मटेरियल
मटेरियल, मटेरियल की बात हो रही है, और यहाँ किसकी बात हो रही है? मटेरियल की, माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर से हम एक बात समझते हैं। माइल्ड स्टील है, ये माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील पे हमने लोड लगाया। लोड लगाने के बाद हम लोड बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, और कहाँ तक बढ़ाते हैं? ए पॉइंट तक। ए पॉइंट तक हमने क्या देखने को मिला? अगर यहाँ पर ए पॉइंट तक हमने लोड लगा के हटा लिया, तो मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन आया, ये जो स्ट्रेन आया इतना सा छोटा सा, ये वापस से रीगेन हो जाएगा। मटेरियल जितना डिफॉर्म हुई थी, वो वापस से रीगेन कर लेगी अपनी शेप और साइज। तो ये कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, अब आगे नहीं बात करेंगे अभी यहाँ पे, अब डायरेक्ट हम बात करते हैं एफ पर। हम बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, उसके बाद एक बार बढ़ा, फिर ड्रॉप हुआ, ये सी है, सी तक एकदम पहुँच गया ग्राफ। उसके बाद सडन ड्रॉप आता है, फिर जो है कांस्टेंट रहता है कुछ समय तक। फिर उसके बाद फिर से ये स्ट्रेस शो करता है, और उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, ये एफ पॉइंट पर फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब मटेरियल जो है वो एफ पॉइंट पर आकर टूट जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो दो भाग में बढ़ता है, ये एक शेप जो है शो करता है, यानी शेप में कन्वर्ट हो जाता है छोटा सा। उसे कप कोन फॉर्मेशन कहते हैं। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ। यहाँ पे फ्रैक्चर जब होगा माइल्ड स्टील, तो उस पे एक छोर पे कप जैसा फॉर्मेशन बनेगा, और एक छोर पे कोन जैसा फॉर्मेशन बनेगा, थोड़ा इस तरह से बनता है। ठीक है, इसे कप कोन फॉर्मेशन कहते हैं। खैर, तो हम यहाँ पे रेजिलियंस समझ गए कि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, मतलब इसके अंदर मटेरियल जितनी एनर्जी स्टोर करेगा, उसे हम कहेंगे रेजिलियंस। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं टफनेस। टफनेस में हमने क्या देखा था कि फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना बॉडी एनर्जी स्टोर करता है, वो हमारा टफनेस कहलाता है। अब फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ है? ये है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे इतना इतना जितना हमारा जो है बॉडी, जो हमारा मटेरियल है, माइल्ड स्टील है, एनर्जी स्टोर करता है, तो इसे हम टफनेस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मुझे समझाना था, यहाँ तक हो गया। बाकी ये जितने पॉइंट हैं, ये सब जो है आगे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी। ठीक है, अब बचता है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस क्या है? ठीक है, हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जो प्रूफ करती है, या फिर कहते हैं रेजिस्टेंस शो करती है अगेंस्ट, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैच, है ना? रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच, एब्रेशन कह लो चाहे, एब्रेशन का भी सेम मतलब होता है, या हम कहें पेनिट्रेशन। ठीक है, या हम कहें वियर एंड टियर, वियर एंड टियर, टियर एक्सेट्रा। इन सब का जो अपोज करे, ये सब प्रॉब्लम है। यहाँ से लेकर के स्क्रैच से लेकर के वियर एंड टियर तक, ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, मटेरियल पे अगर हम मटेरियल पे खुरच दें, कोई ऐसा मटेरियल हो जिस पर हम स्क्रैच करना चाहें, आसानी से स्क्रैच हो जाए, तो मटेरियल से टूट टूट के गिरने नहीं लगेगा, ऐसे टूट टूट के बिखरने लगेगा बाहर की ओर। तो मटेरियल रह काहे गया? किस लिए हम लगाएंगे भाई फिर इसको? फर्जी चीज़ है। इसलिए हम लोग को ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि ये स्क्रैच से रेजिस्ट करे। ठीक है, मटेरियल यानी हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो ये स्क्रैच से हमें रेजिस्टेंस दे। अगर मटेरियल में जो है ड्रिल करें हम, तो ये ना हो कि ड्रिल किए कागज़ की तरह छेद ही होता चला जा रहा है, नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेनिट्रेशन ना हो। ठीक है, मजबूत होना चाहिए। ठीक, तो ये बात है, पेनिट्रेशन से हमें जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। और वियर एंड टियर, टूट फूट से, टूटना फूटना नहीं चाहिए। अगर मान लो बीम बना दो भैया तुम अपने घर की, और वो भाई आसानी से उसमें जो है टूट फूट होने लगे, थोड़ा सा लोड लगे, उसमें कहीं से दरार पड़ने लगे, उसमें टूट टूट के गिरने लगे, तो भैया उसमें रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे, भाग जाओगे भैया। नहीं तो कहाँ, बीम नीचे हम ऊपर,
ख़त्म सब। ठीक है, तो ये तो भाई नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए हमें क्या, कौन सी कैसा मटेरियल चाहिए होता है जिसमें हार्डनेस भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए लेकिन हार्डनेस भी होना चाहिए, ताकि जो भैया ये रेजिस्टेंस हमको चाहिए इन सब के अगेंस्ट वो मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की। ठीक, मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी बढ़िया से। अब हमारा जो एक लास्ट टॉपिक शायद क्रीप बचा हुआ है, क्रीप, हाँ क्रीप बचा है, उसको देख लेते हैं। और ये जो है यहाँ पे हम क्रीप को देखते हैं। क्रीप, एक सेकंड, ये काफ़ी वो हो गया। हम्म, हाँ अभी ठीक है। क्रीप, ठीक, क्रीप क्या है? क्रीप एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करता है, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं ये एक छत है। ठीक, छत है, और इस पर, इस छत पर हमने एक ऐसे एक, एक सेकेंड, इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ, ये है, और यहाँ से इससे ये, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब क्रीप क्या, क्रीप जैसे ये एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। मान लेते हैं कि कोई छोटी सी स्लैब लगा दी, स्लैब कह रहे हैं, बीम ऐसे लटकी हुई है ये रूफ से कनेक्टेड, और इस पर हमने एक लोड लगा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W किलो न्यूटन का। ठीक है, W किलो न्यूटन का हमने एक लोड लगा दिया है। अब क्या होगा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर बॉडी डिफॉर्मेबल है, ठीक है, बॉडी अगर डिफॉर्मेबल है तो लोड लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जिस डायरेक्शन में हम लोड लगाएंगे मैक्सिमम टाइम उसी डायरेक्शन में हमें जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अब जैसे कि हम ये नीचे की ओर लोड लगा दिए हैं तो भैया ये जो स्ट्रक्चर है ये नीचे की ओर ही खींचेगा ना, तो कुछ इस तरह से जाएगा ना, इस तरह से, इस तरह से खींचेगा, इस तरह से। ठीक, लेकिन ये जो खिंचाव है ये इंस्टेंटेनियस नहीं होगा कि जैसे आपने लोड लगा दिया वैसे ये जो है भैया खिंच जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं खिंचेगा, इसको होने में समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस होती है, क्रीप एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और स्लो तो है, साथ में ये परमानेंट भी है। परमानेंट क्या मतलब है? स्लो का मतलब समझ में आ गया होगा, बताने की इतनी जरूरत नहीं कि धीरे धीरे इसमें चेंजेस आएगा समय बीतने के साथ। कैसे, एक और एग्जांपल देते हैं, चलो फट से। मान लेते हैं कि ये एक पतली सी लकड़ी है। ठीक है, नहीं लकड़ी ना मानो, या तो इसको टेबल मान लो, सबसे बढ़िया रहेगा टेबल मानो, लकड़ी से नहीं रहेगा। ठीक है, टेबल मानते हैं हम लोग, टेबल मानते हैं कुछ ऐसे। ये एक टेबल है। ठीक, अब इस पर हमने रख दिया कोई एक भारी सा सामान। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने सामान रखा है 10 किलो का ही, मान लेते हैं 10 किलो का ही सामान रखा है। ठीक है, और ये 10 किलो का है तो ये कहीं नीचे की ओर जो है पुश कर रहा है इस टेबल को। अब मानते हैं कि अगर हम इसको साइड से देखें, यहाँ सामने से इस तरह से, टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ये इसके पैर है और ये टेबल का सामने वाला रूप है। ठीक है, सामने वाला फॉर्म है। ठीक, ये, ठीक है, ये दोनों पैर है, और ये आगे वाले पैर है, ये पीछे वाले, तो पीछे वाले पैर तो इसी में छिप जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे लोड रखा है ये, मान लेते हैं 10 किलो का। 10 किलो तो कोई बहुत भारी लोड तो है नहीं, है ना, 10 kg कोई भारी लोड तो है नहीं। अब क्या हमें देखने को मिलेगा, कुछ, मान लेते हैं अब ये इसी पे रखा हुआ है, ये भैया लोड जो है लगभग मान लेते हैं कि मान लेते हैं 3 साल के लिए रखा है, 3 इयर्स के लिए रख दिया।
रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसी पे सो रहा है। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो लोड है ना, ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, सेम टेबल जो मैं बना देता हूँ, कॉपी पेस्ट हो जाए भाई, नहीं पेस्ट। ओके, ठीक है। तो ये जो पैर, तो पैर कहाँ गया, या भाई, चल छोड़, ठीक है, पैर हम खुद से बना लेंगे। ये पैर है, बड़े पैर हैं इसके अब, ठीक है। तो हाँ, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये टेबल है, टेबल पे हमने क्या कहते हैं लोड लगाया है 10 केजी का, और ये लोड लगभग 3 साल तक रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इसको पूछ नहीं रहा, कोई इसको जो है अ, हिला डुला नहीं रहा, वो अपनी जगह पे ही है। तो हमें ओवर द टाइम देखने को मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं इस तरह से, रुक जाओ दूसरी पेन लेते हैं, इस तरह से हमें ये थोड़ा सा कहीं बेंड होता हुआ दिखेगा, इस तरह से हल्का सा ऐसे बेंड होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मान लेते हैं लोड रखा हुआ है 10 केजी का, ठीक। तो ये बेंड होकर दिखेगा थोड़ा सा, पहले इस तरह एकदम स्ट्रेट था, लेकिन ओवर द टाइम ये इस तरह से दिखने लगेगा। इसी को कहते हैं क्रीप, ठीक है। समय के साथ उसके ओरिजिनल शेप में चेंज आ जाए तो उसे को हम क्रीप कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो जो क्रीप है, एक और चीज़ इसमें हम देख लेते हैं कि क्रीप जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो क्रीप है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे, तो टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंड करता है टाइम, जैसे अभी हमने बताया 3 साल का टाइम, 3 साल का टाइम लग गया है ना, तो वो टाइम हो गया। टेम्परेचर कैसे अभी बताते हैं। फिर एक होता है स्ट्रेस का लेवल क्या है, स्ट्रेस का लेवल कितना है, ठीक। जैसे 10 किलो का हमने वेट रख दिया, तो उससे कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो। खैर, अब टेम्परेचर की बात आती है। टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि यही जो है बाहर जो टेबल है, बाहर हमने रख दिया धूप में, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। सूरज की जो किरणें हैं वो इस पे पड़ेंगी, तो ये गर्म होगा टेम्परेचर से। तो ये गर्म होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं टेबल के, वो पास पास रह जाएंगे कि दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर दूर हो जाएंगे ना। सन पड़ने पर, सन की रेस पड़ने पर, गर्मी बढ़ने पर, टेम्परेचर राइज करने पर, है ना। तो जब मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर होने लगेंगे तो ये वेट और नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो इसको और बेंड करेगा। तो ये कारण होता है जो क्रीप आने का, कि टेम्परेचर बढ़ने पर या कम होने पर भी ऐसा होता है, जैसे इसका उल्टा होता है बस। उसमें जो है आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। टाइम हो गया और स्ट्रेस लेवल हो गया, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पता हो मतलब बढ़िया लगा होगा। पता क्या होगा, पता तो लग ही गया कैसा है कैसा नहीं है। और पढ़ते रहिए भाई ना। बीटेक और ये डिप्लोमा जो होता है, बहुत ही इजी होता है पेपर इन सब का, लेकिन ठीक से ना पढ़ने की वजह से, सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से हम लोग पेपर अच्छा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, है ना। 32 पेज होता है बीटेक में, ठीक है ना। कितना होता है, 32 पेज आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। और कई कई बार तो लोग सिर्फ 15 पेज लिखते हैं, 16 पेज लिखते हैं। नहीं, को अच्छे से लिखना होगा। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। और नोट्स अगर आप बनाएं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इस ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपको फ्यूचर में, अगर आप जॉब वगैरह की प्रिपरेशन भी करते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प ज़रूर करेगा। आप चाहे देख लीजिएगा, किसी की कंपटीशन कॉम्पिटिटिव नोट्स लेकर के एक बार देख लीजिएगा, तो ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता रहेगा इसमें, जितने चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। बीटेक और डिप्लोमा से ही जो जॉब्स का होता है
गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हो गई या प्राइवेट सेक्टर भी हो गया, कई प्राइवेट सेक्टर खुद का जो है एग्ज़ाम लेती है। खैर, तो यही बीटेक और डिप्लोमा लेवल पर ही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इंजीनियरिंग वाला, है ना। और इंजीनियरिंग वाले जितना भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको बढ़िया से पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। वाइट जो स्पायरल बाइंडिंग वाली आती है कॉपी, कोशिश कीजिएगा वो ले लेने का, है ना। जिससे आपका जो नोट्स बनेगा वो हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है। तो चलिए, फिर इजाज़त दीजिए भाई, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर यूनिट का, जो कि बीटेक लेवल का होगा, बीटेक ओरिएंटेड होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।